हेलो नमस्कार प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन आपकी तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में एक बार। और आज जिस महान शख्सियत के विषय में मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करने के लिए आया हूँ, वो बड़े ही विख्यात गायक कलाकार जिनका संबंध ग्वालियर घराने से रहा और जिनका नाम विनायक राव पटवर्धन। जी हाँ, विनायक राव पटवर्धन, जो कि ग्वालियर घराने के बहुत बड़े कलाकारों में से एक रहे। और विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो थे, उनके प्रिय शिष्यों में से एक ओमकारनाथ ठाकुर आदि बड़े कलाकारों के सहपाठी, साथ में शिक्षा ग्रहण की इन लोगों ने। विनायक राव पटवर्धन की अगर जीवन वृत्तांत को हम देखें और अगर उनके विषय में गहराई से जानना चाहें तो हमें पता चलता है कि विनायक राव पटवर्धन जी का जन्म महाराष्ट्र नीरज में सन 1898 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में होता है। और इनका जो घरेलू संबंध था से कि खास करके जो ननिहाल पक्ष था, वो संगीत के क्षेत्र में बहुत ही पारंगत अपने समय काल में रहा। और इनके दो मामा जी लोग थे जो कि एक तबला और पखावत के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयों पर थे और दूसरे गायन के क्षेत्र में। इनके जन्म के लगभग 4 वर्ष के पश्चात सन 1902 में इनकी माताजी का निधन हो जाता है। और उसके कुछ ही समय पश्चात इनके जो पिताजी रहते हैं नारायण राव जी का भी देहांत हो जाता है। और तत्पश्चात ही अपने मामा लोगों के सानिध्य में आते हैं। और इनके एक मामा जो थे जिनका नाम था गुरुदेव पटवर्धन, तो जो गुरुदेव पटवर्धन थे वो गंधर्व महाविद्यालय के लाहौर शाखा में, जो कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने ही खोला हुआ था, लाहौर शाखा में एक तबला और पखावज के प्लेयर थे। तो उनके सानिध्य में रहते हैं और कुछ दिनों तक वहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और बाद में दिगंबर जी को, चूँकि उनकी ही ब्रांच थी, उनको पता चलता है इनके बारे में। और उसके बाद इनको सौभाग्य प्राप्त होता है कि 1907 में वो विनायक राव पटवर्धन जी को अपना आशीर्वाद देते हैं विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी, मतलब उनको सानिध्य मिल जाता है पलुस्कर जी का, पटवर्धन जी को। और फिर एक प्रोसेस के थ्रू उनकी शिक्षा आगे की ओर बढ़ने लगती है। जैसा कि आप जानते थे कि अगर विष्णु दिगंबर जी की जीवनी को आप चैनल पे जाके हमारे देखे होंगे या फिर अन्यत्र कहीं से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी जो हमारे यहाँ आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी, गुरुकुल व्यवस्था, उस गुरुकुल व्यवस्था के अकॉर्डिंग बच्चों को सिखाया करते थे। अपने यहाँ रखना, खिलाना, पिलाना, सारे खर्च वो खुद वहन करते थे। लेकिन बस एक शर्त होती थी कि जो भी बच्चा आया है 12 वर्षों तक वह उनके गुरुकुल में रहेगा, बीच में छोड़ के नहीं जा सकता। ओमकारनाथ ठाकुर जी का जब मैं जीवनी बताया हूँ तो ये बात मैं ज़रूर बताया हूँगा, क्योंकि उनके जीवन काल में बीच में से कुछ स्थिति परिस्थिति आई हुई थी। तो उनके यहाँ रूल रेगुलेशन था कि भैया 12 साल आपको रहना है, आपको पिरामिड कंप्लीट करना, उसके बाद ही आपको जाना है। ये भी उनके सानिध्य में जाते हैं और सानिध्य में जाने के बाद अपना संगीत का जो सफ़र होता है उसको प्रॉपर वे में सुचारू रूप से आगे की ओर बढ़ाते हैं। 1919 में इनकी जो संगीत की पढ़ाई वो पूरी हो जाती है। और जब ये कुछ सीनियर हो जाते हैं तो उसी में जिस तरह सीनियर बच्चे होते हैं जूनियर वालों को पढ़ाते रहते हैं, जो पहले की व्यवस्थाएं थी वो व्यवस्था उस समय काल में भी थी। तो जो इनके जूनियर थे उन जूनियर लोगों को सिखाने का काम भी इनको उसी विद्यालय में करना होता था। साथ ही साथ इन्होंने, चूँकि गुरुकुल था वहाँ पे संगीत का ही समागम लगता था, तो इन्होंने उसी काल के मध्य में अलग अलग जहाँ इनको अवसर प्राप्त हो वहाँ पे इन्होंने जाकर के हारमोनियम की शिक्षा ली, जल तरंग की शिक्षा ली, सितार की शिक्षा ली, तबले की शिक्षा ली, नृत्य के विषय में भी इन्होंने बहुत कुछ सीखा और जाना। और 1919 में जब ये गंधर्व महाविद्यालय के गुरुकुल से बाहर निकलते हैं तो उस समय जो विद्वान थे उस समय काल के, वो इनको वाग्यकार की श्रेणी में आप समझ लिए रखते थे और उनको उस श्रेणी के कलाकार में उनकी गिनती होती थी। कारण क्या था कि सारंगदेव का जो ग्रंथ है संगीत रत्नाकर, उसमें उन्होंने प्रकरणाध्याय में वाग्यकार का जिक्र किया हुआ है। और वाग्यकार के विषय में बताते हुए उन्होंने बताया हुआ है कि जिनको स्वर ज्ञान हो, छंद ज्ञान हो, ताल ज्ञान हो, विधिवत
मतलब ये गीतम आदम तथा नृत्यम तुरम संगीत मुच्यते वाली जो कंडीशन है, उन तीनों में जिनको महारत हो वह वाग्यकार की श्रेणी का कलाकार होता है। तो जबकि नृत्य उसमें उन्होंने ऐड नहीं किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे चूंकि इनके पास वो भी नॉलेज था तो मान लीजिए और सुपीरियर थे ये, तो इस तरह से वो उस श्रेणी के बहुत ही मजे हुए कलाकार आप कह सकते हैं विनायक राव पटवर्धन जी को। विनायक राव पटवर्धन जी का जीवन सफर आगे की ओर बढ़ता है और आगे चल कर के ये बाल कृष्ण बुआ जो कि विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जी के गुरु थे, उनका भी सानिध्य इनको कुछ प्राप्त होता है और इनसे भी बड़ी गूढ़ चीज़ों को इन्होंने सीखा। उस समय तत्कालीन मीरज दरबार में रहमत खां करके एक बहुत बड़े फनकार रहे, जिनकी तान लेने की जो शैली थी वो बड़ी अद्भुत थी और इन्होंने उनका भी सानिध्य प्राप्त किया, उनकी भी सेवा इन्होंने की और तान लेने की एक अद्भुत क्षमता उनसे इन्होंने सीखी। अलग अलग गुरुओं के पास जाकर के अलग अलग रागों पे विशेषाधिकार प्राप्त करना, इनके अंदर की जो जिज्ञासा थी छात्र। देखिए मेरा मानना है कि जब आपके अंदर नया कुछ सीखने की जिज्ञासा समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात आपका विकास रुक जाता है। इसलिए जितने भी बड़े लोगों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, उनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि वो जिज्ञासु होते हैं, किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं। वही सारे गुण इन महान कलाकारों में भी रहा, इनके पास भी रहा। जहाँ जिससे जो मिला उससे इन्होंने वो चीज़ सीखी, जीवन आगे बढ़ता गया। और उसी के साथ साथ फिर 1932 में ये क्या करते हैं कि पुणे जाते हैं और पुणे में जाकर के इन्होंने एक गंधर्व विद्यालय के नाम से एक विद्यालय की स्थापना की, क्योंकि इनके गुरुजी का विद्यालय गंधर्व महाविद्यालय चल रहा था, तो उसी के नाम से अपना एक विद्यालय ओपन करते हैं और बच्चों को सिखाने का काम ये प्रारंभ कर देते हैं। क्योंकि विष्णु दिगंबर पुलुस्कर जो थे उनका आप जब जीवनी पढ़ेंगे तो उनका जो सबसे मेन उद्देश्य था वो ये था कि संगीत को घराने से निकालना है और वह जन सामान्य के लिए बिल्कुल सुलभ बनाना है। और चूंकि गुरु के साथ रहने के बाद गुरु की जो इच्छा है उसको पूर्ति करना, उस इच्छा के अनुरूप चलना ही एक शिष्य का परम कर्तव्य होता है और उस चीज़ को इन्होंने फॉलो ऑन किया, आप ये कह सकते हैं। जीवन फिर आगे की ओर आगे बढ़ता है और उसके बाद ये एक गंधर्व नाट्य मंडली होती है, उस गंधर्व नाट्य मंडली से जुड़ जाते हैं और अभिनय के कार्य को भी बड़ी बखूबी तरीके से करते हैं। 1932 में इन्होंने एक माधुरी नाम की फिल्म उस समय बन रही थी, उसमें इन्होंने संगीत देने का भी कार्य किया। तो कहने का मतलब कि अब संगीत के क्षेत्र में जुड़ गया और अलग अलग आयामों के क्षेत्र में इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। 1930 में इन्होंने नाट्य संगीत प्रकाश और 1932 में इन्होंने महाराष्ट्र संगीत प्रकाश का प्रकाशन किया। ये क्या कहते हैं कि इनका जो अपने ओर से जो नई शुरुआत उन्होंने की थी दो चीज़ों की, वो ये चीज़ें थी। उसी समय काल में लगभग 1924-25 के बाद ये ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए और अपने जीवन के अंतिम क्षण तक जुड़े रहे और लगातार इस पर प्रोग्राम ये देते रहे। और जितने सम्मेलन हुआ करते थे सम्मेलनों में इनकी बड़ी मांग होती थी और बड़ा ही माधुर्य इनके गले में था। तार सप्तक पे भी ये इतना मीठा गाते थे कि ऐसा जान पड़ता था कि इनके गले पे जोर ही नहीं पड़ रहा है। तो ये सारी खासियत इनको जो है वो और भी ज़्यादा एक दूसरे से अलग बनाती थी और आकर्षक बनाती थी। 1942 में इन्होंने भारतीय संगीत प्रसारक मंडल की स्थापना की और 1952 में इन्होंने विष्णु दिगंबर संगीत महाविद्यालय की स्थापना की। तो जीवन पर्यंत ये इस कार्य में जुड़े रहे कि संगीत को किस तरह आगे बढ़ाया जाए। इनके कार्यों को अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये जान पड़ता है कि इनका जो पूरा जीवन था वह इसी के ऊपर बेस्ड था कि हमको संगीत को कितना ज़्यादा आगे बढ़ाना, कितना जन सामान्य तक इस विधा को पहुंचाना है, यही इनका टारगेट आप कह सकते हैं था। मैंने बताया कि 1924-27 के आसपास ये ऑल इंडिया रेडियो जुड़े हुए थे। उसके बाद बाल संगीत, शैली संगीत नाम से बच्चों के अध्ययन के लिए कुछ किताबों का इन्होंने विमोचन किया जिसमें बड़ी पेचीदगी नहीं थी, बड़े ही सामान्य भाषा में शब्दों को लिखा गया था। और अपने विद्यालय जो गंधर्व महाविद्यालय में इन्होंने स्थापना की थी तो वहाँ पे इन्होंने एक नई चीज़ की पहल बड़ी अच्छी की थी कि बच्चों को बिहाफ द नोटेशन पढ़ाना।
बच्चों को नोटेशन के हिसाब से पढ़ाया जाता था, लिखाया जाता, रिटन फॉर्म में सारी चीज़ें बताई जाती थी। तो ये उन्होंने बड़े ही संजीदगी से इस काम को किया। और अपने गुरुजी के यहाँ जब ये सीख रहे थे, उस समय जब ये अध्यापन का कार्य करते थे, तो वहाँ से उन्होंने बड़ा अनुभव लिया हुआ था और वो अनुभव इनको काम आ रहे थे। जीवन आगे बढ़ता जाता है और बाद में उनको संगीत चूड़ामणि महोपाध्याय की उपाधि से इनको सम्मानित किया जाता है। और बाद में इनको 1965 में संगीत नाटक अकादमी का फेलोशिप इनको मिलता है। 1972 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और इन्होंने अपने जीवन में एक पुस्तक, बड़ी ही प्रचारित इनकी पुस्तक रही, जिसका नाम था राग विज्ञान। तो राग विज्ञान उन्होंने 7 खंडों में लिपिबद्ध किया, लिखा इन्होंने, जिसमें इन्होंने ग्वालियर घराने के लगभग 150 रागों को लिपिबद्ध किया। और इनके द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकों में ये जो पुस्तक रही राग विज्ञान, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाई और सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध हुई आगे चल करके। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लगभग 77 वर्ष की एक छोटी सी आयु इन्होंने जो पाई हुई थी, वो इन्होंने पूरी तरह से संगीत को समर्पित कर दिया। और इस संगीत के समाज को ऐसे आप समझ सकते हैं कि माइलस्टोन देकर गए, ऐसी एक विधा देकर के गए, ऐसा हम लोगों को एक आशीर्वाद कह लीजिए देकर गए, जो कि आज भी हम लोगों के लिए बड़ा ही ज़्यादा उपयोगी है और फलीभूत होता है। तो इन महान आत्माओं को हृदय से प्रणाम। और साथ ही साथ आज के इस एपिसोड को मैं यहीं पे रुकूंगा और प्रयास करूंगा कि अगले एपिसोड में फिर से किसी नए मूर्धन्य कलाकार के जीवन परिचय को लेकर के आप लोगों के बीच में आऊँ। और तब तक अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए